आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं नगमा इरफान। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की आज की हेडलाइंस से। मोदी हुकूमत के जरिए भारतीय हिफाजती दस्तों के लिए नाफिज वन रैंक वन पेंशन स्कीम की एक दहाई मुकम्मल। इस स्कीम के नाफिज होने से लाखों फौजियों और उनके खानदान गुज़िश्ता एक दहाई से हुए मुस्तफीद। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इंसदाद दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस 2024 के इफ्तिताई सेशन को किया खिताब। कहा, भारत सरकार की जानिब से नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी लाई जाएगी जल्द। यूपी में काफी दिनों से जेर इंतजार जिला इलेक्शन अफसरान की फहरिस्त पार्टी ने बुध को देर रात की जारी। रियासती इलेक्शन अफसर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने रियासत के 98 तंजीमी सतह के अजला में इलेक्शन अफसरान की तैनाती से मुताल्लिक फहरिस्त की जारी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने महापर्व छठ की रियासत के बाशिंदों को दी मुबारकबाद। सोशल मीडिया एप्स पर एक वीडियो साझा कर कहा, महापर्व छठ पर हमारी जानिब से आप सब माओ बहनों और पूरी भोजपुरी समाज के लोगों को बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात। और भोजपुरी और मैथिली की मशहूर लोक गुलकारा शारदा सिन्हा की आज पटना में सरकारी एहतराम के साथ आखिरी रसूम अदा। बिहार की सकाफती रवायत को उन्होंने आलमी सतह पर दिलाई पहचान। और अब खबरें तफसील से। मोदी सरकार के जरिए भारतीय हिफाजती दस्तों के लिए नाफिज वन रैंक वन पेंशन स्कीम की एक दहाई मुकम्मल हो चुकी है और इस स्कीम के नाफिज होने से लाखों फौजियों और उनके कुनबे के लोग गुज़िश्ता एक दहाई से मुस्तफीद हुए हैं। वर्ष 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। दशकों से लंबित भारतीय सशस्त्र बलों की मांग वन रैंक वन पेंशन को मोदी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वयन किया, जिससे करीब 25 लाख से अधिक सेवानिवृत्त कर्मियों को और उनके परिवारों को लाभ हुआ। वन रैंक वन पेंशन का मतलब है समान कार्य और समान सेवा अवधि के लिए समान पेंशन, चाहे सेवानिवृत्ति की तिथि कुछ भी हो। उदाहरण के लिए साल 1980 में सेवानिवृत्त होने वाले जनरल को साल 2015 में सेवानिवृत्त होने वाले जनरल के समान पेंशन तय किए गए। सरकार द्वारा समय समय पर वर्तमान और पिछले पेंशन भोगियों की पेंशन की दर के बीच के अंतर को खत्म किया गया। भर्ती होने के बाद में मैंने जो है 16 साल नौकरी करी। 16 साल नौकरी करने के बाद में 100 रुपए पेंशन हुई। सेम रैंक सेम पेंशन मोदी के टाइम में ही हुई है। मैं मोदी का बहुत आभारी हूँ। जैसे आदमी पहले पेंशन आता था कम, बाद में उसी रैंक का आता था ज्यादा, क्योंकि उसकी तनख्वाह ज्यादा हो जाती थी तो उसकी पेंशन ज्यादा बनती थी। रैंक एक ही रहता था पुराने वाले करने का, इसलिए उसके बराबर कर दी जो आ जा रहा है पेंशन। ये वन रैंक वन पेंशन का मैं सरकार का बड़ा आभारी हूँ। इन्होंने हमें पूछा है, आज अच्छी पेंशन है। मोदी सरकार ने जो है ये लागू कर दिया तो इससे हमें काफी बेनिफिट हुआ। कई हजार रुपए का मतलब जो फायदा हुआ और अब पेंशन हमारे 33,700 करीब है। मेरी पेंशन करीब 3,500 रुपए वन रैंक वन पेंशन में बढ़ के आई है और मैं इसके लिए मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि फौजियों के बारे में इतना सोचती है। 2014 से 2023 तक यानी इस योजना के शुरू होने के बाद से इस योजना पर 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन कैलेंडर वर्ष 2013 के सेवानिवृत्तों की पेंशन के आधार पर पुनः निर्धारित की गई। यह 1 जुलाई 2014 से प्रभावी हुआ। पूर्व सैनिक 40 वर्षों से अधिक समय से वन रैंक वन पेंशन के लागू करने की मांग कर रहे थे। इसको लेकर कई समितियों का गठन भी हुआ। वर्ष 1984 में केपी सिंह देव समिति ने सिफारिश की। बाद में वर्ष 1991 में शरद पवार समिति ने वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर कोई विशेष सिफारिश नहीं की। वर्ष 2003 में रक्षा मंत्री समिति रिपोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन को अंतर मंत्रालयी समिति के विचारार्थ छोड़ दिया। राज्यसभा याचिका समिति ने अपनी 142वीं रिपोर्ट में कहा कि सरकार को सभी रक्षा बलों में वन रैंक वन पेंशन लागू करना चाहिए, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बाद में केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसका लाभ 1 जुलाई 2014 से प्रभावी है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि आज ही के दिन 1 रैंक 1 पेंशन नाफिज की गई थी। यह हमारे साबिका खिदमतगार अहलकारों की हिम्मत और कुर्बानी के लिए एक खराज अकीदत थी, जिन्होंने हमारी कौम की हिफाजत के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। OROP को नाफिज करने का फैसला तवील वक्त से जेर गौर था। इस मुतालबे को पूरा करने और हमारे हीरों के तई मुल्क की वफादारी की तस्दीक करने की सामत में एक अहम कदम था। आप सभी को खुश होगी कि गुज़िश्ता एक दहाई में लाखों पेंशनर और उनके खानदान के लोग इस तारीखी पहल से मुस्तफीद हुए हैं। लातादाद OROP हमारे मुसल्लह अफवाज की भलाई के लिए सरकार के अज़ाइम को जाहिर करता है। हम अपने मुसल्लह अफवाज को मजबूत करने और उनकी बहबूद के लिए हमेशा हर मुमकिन कोशिश करेंगे। बात करेंगे इंसदाद दहशतगर्दी प्रोग्राम की। NIA की जानिब से मुनक़िद इंसदाद दहशतगर्दी प्रोग्राम 2024 के इफ्तिताई प्रोग्राम में वज़ीर दाखिला अमित शाह शामिल हुए। 2 रोज़ा इस इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ जांच में इस्तिग़ासा और बदल रहे कानूनी ढांचे, तजुर्बात और बेस्ट प्रैक्टिसेस को साझा करने, उभरती हुई टेक्नोलॉजी, इससे मुताल्लिक चैलेंजेस और मौक़े और कानूनी ताउन जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत अहम रहे। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर दाखिला ने मुल्क की अंदरूनी और सरहदी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज अक़ीदत पेश किया। प्रोग्राम को खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि नरेंद्र मोदी के मुल्क वज़ीर आज़म बनने के 10 साल के अंदर भारत सरकार ने दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त हिकमत अमली तैयार की है और दहशतगर्दों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की उनके नारे को आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने तस्लीम किया है। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले ले लेते हैं ये वक्फा। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की तंजीमी इंतखाबी अफसर डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने बुध को पार्टी की तंजीमी इंतखाबात के लिए नामजद किए गए जिला इलेक्शन अफसरान के नामों का ऐलान किया। जनाब पांडे ने बताया कि इलेक्शन के लिए 9 नवंबर को जिला सतह पर वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है। उन्होंने बताया कि तंजीमी इंतखाब के पेश नज़र बूथ कमेटी का इलेक्शन 15 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर के दरमियान मुनक़िद होगा। बूथ कमेटी इलेक्शन के बाद डिवीजन और जिला सतह की तंजीम के इंतखाबात होंगे। जनाब पांडे ने बताया कि तंजीमी इंतखाब के लिए असिस्टेंट इलेक्शन अफसर मुकुट बिहारी वर्मा कानपुर हल्का, मोहतरमा रंजना उपाध्याय अवध हल्का, जनाब राजेंद्र तिवारी काशी हल्का, जनाब अनिल चौधरी मगरबी हल्का, जनाब कमलेश कुमार गोरखपुर हल्का और जनाब हरीश कुमार सिंह ब्रज हल्के की तंजीमी इलेक्शन का काम देखेंगे। जबकि रियासती वजीर श्री शिव भूषण सिंह और जनाब अरुण कांत त्रिपाठी रियासती तंजीमी अफसर के साथ तालमेल कायम करके काम करेंगे। रियासती वजीर मुमलिकत बराए अक़लियती बहबूद दानिश आज़ाद अंसारी ने बुध को बलिया में सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान कहा कि योगी सरकार मदरसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गाइडलाइन पर अमल करेगी। जनाब अंसारी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर फूट डालो और राज करो की पॉलिसी को अपनाने का इल्जाम लगाते हुए दावा किया कि मुस्लिम समाज आज अपने आप को जितना महफूज महसूस कर रहा है उससे पहले कभी भी इतना महफूज होने का एहसास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने मुल्क को हमेशा मजबूत बनाने का काम किया है, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी सतह पर हमारे मुल्क की इज्जत और एहतराम में इजाफा किया है। योगी हुकूमत ने हमेशा मदरसे की तालीम को मियारी तालीम से जोड़ने का काम किया है। मदारिस से गरीब मुसलमान अच्छी तालीम हासिल करके उन्हें समाज की मेन स्ट्रीम से और समाजी तरक्की से जोड़ना हमारा एजेंडा रहा है। भारतीय जनता पार्टी मोदी योगी सरकार वोट बैंक के लिए राजनीति नहीं करती है। मुस्लिम समाज का डेवलपमेंट हमारी प्राथमिकता है, मुस्लिम समाज की अच्छी शिक्षा हमारी प्राथमिकता है, मुस्लिम समाज की उन्नति हमारी प्राथमिकता है और उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार के लिए
हमारी भाजपा सरकार, मोदी योगी सरकार ईमानदारी से धरातल पे काम कर रही है। आज आप देखिए, बीते 10 सालों में मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार ने और 7 सालों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जो काम किया, इससे पहले कभी नहीं हुआ। आज मदरसा शिक्षा की बेहतरी की बात हो, अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्रों के विकास की बात हो, जनता के ऐसे जुड़े मुद्दों को हल करने की बात हो, प्रदेश को एक सुरक्षित माहौल देने की और शिक्षित माहौल देने की बात हो, हर तरीके से मुसलमानों को हमने आगे बढ़ाया है। और हमें पूरा यकीन है कि इस उपचुनाव में मुसलमान हमारा साथी, हमारा भाई भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देके अपनी तरक्की को और ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगा। कांग्रेस लीडर और रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए रियासती सरकार के वजीर दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि नागपुर में जो राहुल गांधी ने बयान दिया है वो मज़ाक़-खेज है। नागपुर में राहुल गांधी ने कहा कि दिशा की मीटिंग में मुझे एक दलित पसमानदा नहीं सुनाई पड़ा। रियासती वजीर दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि मुल्क में अमन का माहौल खराब करने के लिए राहुल गांधी ने ये बयान दिया है। दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि मोदी योगी की सरकार अवाम के मफाद में काम कर रही है। हम हतप्रभ हैं कि जो 3 बार सांसद रह चुका हो, 4थी बार चुना गया हो, आखिर वो देशवासियों के सामने कैसे अपनी बात रख रहा है। उन्होंने नागपुर में कहा कि दिशा की बैठक में जब मैं परिचय प्राप्त कर रहा था तो उस समय वहां पर मुझे एक दलित नहीं सुनाई पड़ा, एक पिछड़ा नहीं सुनाई पड़ा। राहुल जी, जांच करा लो, कोई ऐसे समाज के लोग नहीं थे जो उस बैठक में ना रहे हो। लेकिन अगर सस्ती लोकप्रियता कायम करने के लिए, देश में अशांति पैदा करने के लिए आप ये भाषण देते हैं तो वो आप जाने, लेकिन देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। उस बैठक में सभी समाज के लोग उपस्थित थे। अयोध्या के राम मंदिर के सामने महर्षि वाल्मीकि का मंदिर बनाया जाएगा। राम मंदिर में अकीदतमंदों के दाखिल होते ही सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि नजर आएंगे। राम मंदिर के अहाते में सप्त मंदिर के दरमियान एक सरोवर भी बनाया जाएगा। राम मंदिर तामीरी कमेटी मीटिंग की आज दूसरे दिन कमेटी के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने राम मंदिर तामीर के हवाले से ये इत्तला दी। तो सबसे पहला मंदिर जो है महर्षि वाल्मीकि का होगा और वह तत्काल जो मंदिर प्रवेश के पास मिलेगा वह महर्षि वाल्मीकि का होगा। और उसके बाद 7 मंदिर होंगे और ठीक महर्षि वाल्मीकि के सामने 7वां मंदिर जो होगा वो अगस्त्य मुनि का होगा। इस बीच में बाकी 5 मंदिर भी होंगे जिनका निर्णय लिया गया। और उसी क्रम में जो बीच में एक पानी का, आप जो समझें कि एक छोटा सा, बहुत छोटा सा तालाब जो है वह बीच में बनाया जाएगा, जिसका कि निर्णय भी ले लिया गया है। खबरों का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन पहले ले लेते हैं ये वक्फा। और वक्फे के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। अकीदत का महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है। इस दिन डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। आज पूरे दिन बगैर पानी का व्रत रखा जाता है। पानी में खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित करने की खास अहमियत है। इस दौरान बांस के सूप में प्रसाद, फल वगैरह रखकर अर्घ दिया जाता है। सूर्य को अर्घ देने से माना जाता है कि जहनी सुकून, तरक्की और खुशहाली का आशीर्वाद हासिल होता है। ये व्रत खवातीन औलाद की खुशहाल जिंदगी और कुनबे के लोगों की खुशहाली के लिए रखती हैं।
लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व का आज तीसरा दिन है। छठ पूजा के तीसरे दिन व्रती पूरे समय निर्जला व्रत रखते हैं। शाम के समय में जब सूर्य देव अस्त हो रहे होते हैं तो उस वक्त उनको अर्घ्य देकर छठी मैया की पूजा की जाती है। इसे छठ पूजा का संध्या अर्घ्य कहा जाता है। व्रती जल में खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। इस दौरान बांस के सूप में प्रसाद फल आदि रखकर अर्घ्य दिया जाता है। सूर्य को अर्घ्य देने से माना जाता है कि मानसिक शांति, प्रगति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह व्रत महिलाएं संतान के सुखी जीवन की कामना और परिवार की सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इसके बाद अंतिम दिन यानी आज नवंबर की सुबह को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन होगा। उगते सूर्य को अर्घ्य देने से व्रती अपने परिवार के लिए दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मांगती है। छठ पर्व की शुरुआत नहाए खाए के साथ मंगलवार को हुई थी। छठ के पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं सुबह उठकर स्नान करती हैं और सात्विक भोजन करती हैं। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को नहाए खाए मनाया जाता है। वहीं दूसरे दिन बुधवार को खरना मनाया गया। इसमें रोटी, गुड़ की खीर और फल का भोग लगाया जाता है। इसे छठ का महाप्रसाद कहा जाता है। खरना वाले दिन भगवान का विशेष प्रसाद व्रती ही तैयार करती हैं और शाम के समय भगवान को अर्पित करने के बाद इस प्रसाद को ग्रहण किया जाता है। इसके बाद अंतिम दिन यानी आज नवंबर की सुबह को उगते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ पूजा का समापन होगा। उगते सूर्य को अर्घ्य देने से व्रती अपने परिवार के लिए दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद मांगती हैं। छठ पर्व का हर दिन खास नक्षत्रों के योग में मनाए जाने के कारण इसका धार्मिक महत्व और भी बढ़ जाता है। छठ पूजा हिंदू धर्म का बेहद महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, जो सादगी, पवित्रता और सूर्य देव की पूजा के लिए जाना जाता है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के बाशिंदों को महापर्व छठ की मुबारकबाद दी और उन्हें नेक ख्वाहिशात पेश की। सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो साझा कर कहा, महापर्व छठ पर हमारी जानिब से माओ बहनों और पूरे भोजपुरी समाज के लोगों को बहुत बहुत मंगल कामना। जय जय छठ मैया। नमस्कार। लोक आस्था, प्रकृति प्रेम, पवित्रता, आज सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर हमारे तरफ से आप सब माता बहनें, आप भोजपुरी समाज के लोगों के बहुत बहुत मंगल कामना। छठी मैया की कृपा से हमारे प्रदेश में सबके जीवन में सुख आ खुशहाली बनल रहे, यही प्रार्थना बा। जय जय छठी मैया। यूं तो छठ पूजा की शुरुआत 5 तारीख से नहाए खाए के साथ हो चुकी है, लेकिन आज यानी 7 तारीख को पूजा का खास दिन है। आज शाम को सूर्य को अर्घ्य देकर शुरुआत होगी और कल सुबह निकलते सूरज को अर्घ्य देकर इख्तिताम होगा। लक्ष्मण मेला मैदान में छठ पूजा के प्रोग्राम में डीडी न्यूज की नामा निगार दुर्गा शर्मा मौजूद हैं। आइए आपको दिखाते हैं वहां से लाइव तस्वीर। अच्छा सब लोग करते हैं। कुछ बोलेंगे? छठी मैया से क्या मांग रहे हो आज? छठ माँ से अपने लिए, अपने घर वाले, अपने परिवार कोई दुख न आए जीवन में हम लोगों के। माता जी, छठी से क्या कामना है? छठी मैया से यही काम है, सब बच्चे बने रहे, खुश रहे, बस हमारा आशीर्वाद यही है। माता जी ने कामना कर ली और आप लोग पीछे रह गए हैं ना? नहीं, आप लोगों को ने ये मांगा है छठी मैया से कि आप लोगों लखनऊ में छठ पूजा पर क्या रौनक है, आइए जानते हैं छठ पूजा के मकाम पर मौजूद डीडी न्यूज के नामा निगार आशुतोष शुक्ला से। आशुतोष, छठ पूजा पर वहां क्या खास तैयारियां हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, अगर हम कहें तो हमारा देश जो है उत्सव मना है। यहाँ पर प्रकृति के हर आचरण को हम एक उत्सव की तरह लेते हैं
और वो उसके उत्सव जो है विभिन्न रूपों में होता है। वो रूप ऐसे होते हैं जो ऊर्जा के रूप होते हैं, जो प्रकृति के रूप में होते हैं। हम नदियों की पूजा करते हैं, हम वृक्षों की पूजा करते हैं, हम उन जीवों की पूजा करते हैं जो हमारे जीवन के अभिन्न अंग होते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो है खड़ी हैं जल में और वक्त का इंतजार कर रही हैं कि भगवान भास्कर जब अस्ताचल में जाएंगे तो किस तरीके से उनको अर्घ दे करके आज से व्रत का उनका जो अनुष्ठान है वो शुरू होगा। कहने के लिए सृष्टि का प्रवाह जो है संतति से है और कहीं न कहीं छठ पूजा भी उससे जोड़कर देखी जा सकती है। ये पुत्रों के लिए होता है, पर ये पूरा पर्व जो है संतति के प्रवाह के लिए है। और अगर हम कहें तो इसका स्कंद पुराण से लेकर के आज तक अभिन्न जो है इसका अक्षुण रूप से जो है वर्णन किया गया है। सूर्य भगवान भास्कर ऊर्जा के स्रोत हैं और एक ऐसी ऊर्जा के स्रोत हैं जो कहीं न कहीं जो पूरी तरीके से इस प्रकृति को, इस सृष्टि को ऊर्जा देते हैं। आशुतोष, हम जानना चाहेंगे कि वहाँ लोग किस तरह की रस्म रिवाज के साथ छठ पूजा का त्योहार मनाते हैं। ये एक लंबा चलने वाला पर्व है और अभी मैंने आपको बताया कि आप देखिए कि ये नहाए खाए के साथ आपने ही बताया कि शुरू होता है और उसके बाद जिस तरीके से जो है यहाँ पर सूर्य के भगवान भास्कर के उदयमान भास्कर की पूजा कल होगी। आज अस्ताचल में जा रहे जो सूर्य डूबने वाले हैं उनकी पूजा हो रही है और यह पूजा सिर्फ इसलिए हो रही है कि जो हमारी प्रकृति है, जो प्रकृति ने हमको दिया है, प्रकृति ने कहीं न कहीं हमें उस जीवन को जीने के लिए तमाम सारे तत्व दिए हैं। उन सारे तत्वों को पूजित करना हमारा संकल्प होता है और ये निश्चित रूप से मैं आपको फिर से एक बार कहता हूँ कि ये भारत है, ये उत्सव मना देश है। प्रकृति के हर आचरण, हर व्यवहार को एक उत्सव की तरह लेता है और यही उत्सव जो है पर्व होते हैं, यही तीर्थ होते हैं और यही जो है कहीं न कहीं प्रकृति के भी संरक्षक होते हैं और प्रकृति हमारी संरक्षक होती है। जी, बहुत शुक्रिया आशुतोष, आपने हमें इतनी अच्छी मालूमात फराहम की। और अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। रेल इंतजामिया के जरिए मुसाफिरों की सहूलत के लिए आज छठ पूजा पर स्पेशल गाड़ियों के चलाने का फैसला